नेचर ह्यूमन सेंट्रिक का वो सिर्फ एक लाइन में दिया हुआ है, मतलब पूरा एक चैप्टर एक लाइन में। वो है सभी चीज़ों पर पर्यावरणीय मानवीय नजरिए से दृष्टिपात करना। मतलब हम सब चीज़ों पे पर्यावरण के एंगल से और मानवीय एंगल को देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा कोई इससे शॉर्ट कुछ नहीं है कि हम सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे, हम सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से देखेंगे, हम सिर्फ कल्चरल एंगल से देखेंगे, हम सिर्फ डिप्लोमेसी के एंगल से देखेंगे। नहीं, हमारा जो ब्रॉड एंगल है वो यही है कि हम हर चीज़ को पर्यावरण के एंगल से और मानवीय दृष्टि से देखेंगे। और इसलिए इससे कई बार कई लोग सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई प्रॉब्लमों के बारे में लोग इन जनरल हमारे समाज में एक प्रचलित धारणा है कि जैसे जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम है, ये एक राजनीतिक प्रॉब्लम है, उसको लोग पॉलिटिकल प्रॉब्लम के एंगल से देखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। पर हम नहीं कहते जी बात। अब पहले हम भी कहते रहे हैं किसी समय, जब तक हम आईडीपी में थे तो हम भी उसको कहते थे कि इसका पॉलिटिकल सलूशन ही हो। अब हम कहते हैं कि ये मानवीय प्रॉब्लम है और इसको मानवीय प्रॉब्लम के एंगल से ही देखा जाए। इसीलिए अलग अलग बातों पे इन बातों पर एक असर डालता है कि किसी चीज़ को हम इन्वायरमेंट के एंगल से देखते हैं, किसी चीज़ को उसी चीज़ को साथ साथ हम मानवीय एंगल से भी देखते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए वो है कि हमने करना क्या है, इसके काम क्या है नेचर ह्यूमन सेंट्रिक की। पहला काम है जो इसका वो है लोगों में प्रकृति मानव केंद्रित जागृति को तीव्रता से फैलाने पर ध्यान केंद्रित करना। हमारा ध्यान लोगों में प्रकृति मानव केंद्रित जागृति को तीव्रता से फैलाने का होना चाहिए। जन जागृति के स्तर को फिर उसको आगे कैसे डेवलप करना है, जन जागृति के स्तर को जन प्रेरणा के स्तर तक बढ़ाया जाए और जन प्रेरणा को लोगों के तर्क संगत सोच के स्तर में परिवर्तित किया जाए तथा अंत एक तर्क संगत मानव एवं प्रकृति मानव केंद्रित मानवीय समुदाय के स्तर पर विकसित करने की कोशिश की जाए। यह प्रक्रिया सर्वप्रथम स्वयं से शुरू की जाए। कल भी एक सवाल आया था एक साथी का कि कहाँ से शुरू करना है। वो सवाल इस पे ये पहला उस सवाल को टैगल करता है, हल करता है कि करना क्या है। पहले तो जन जागृति करनी है। जन जागृति क्या है? जन जागृति का मतलब है कि किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं ना कि ये हो गया, तो ये एक मतलब जन जागृति होती है। लोगों में किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना कि मतलब एनवायरनमेंट का ये हो रहा है, डिह्यूमनाइजेशन का ये हो रहा है। ये एक जन जागृति का एक मतलब पहलू बन जाता है। फिर उसको प्रेरणा के स्तर पर लेकर जाना, मतलब जिसके अंदर लोगं में ये प्रेरणा आए, ये मोटिवेशन आए कि अगर ऐसा हो रहा है यार तो हमें कुछ करना चाहिए। एक तो होता है ना कि किसी चीज़ को लोगों आदमी ने सुन लिया उसने, ठीक है बस सुन लिया, उसको कह दिया ठीक है बढ़िया, जा कह दिया नहीं यार अच्छा नहीं है। उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्या हम उस जन जागृति को इस लेवल पर लेकर जा रहे हैं कि उनको ये लगने लगे कि अगर यार स्थिति ऐसी है तो हमें कुछ करना चाहिए।
मतलब क्या हमारी उस जन जागृति से प्रेरणा आ रही है हमारे अंदर भी और जो सुन रहा है उसके अंदर भी। क्योंकि आजकल किसी को भी आप कहोगे ना, इसको बाद में बांटना रख दो इधर ही, ये बाद में बांटना, ये फिर इसका ध्यान इधर ही चला जाएगा यार। मान हाँ हाँ, तो इसलिए नेटसेल में हम करना क्या चाहते हैं, मतलब ये सारा कुछ जन जागृति जन प्रेरणा से हम करना क्या चाहते हैं, पहुंचना कहाँ चाहते हैं। पहुंचना चाहते हैं हम कि एक तर्क संगत प्रकृति मानव केंद्रित मानवीय समुदाय को बनाना, एक ऐसा समुदाय बनाना, लोग एक ऐसे समुदाय में अपने आप को शामिल करें जो एक तर्कसंगत सोच हो जिनकी, और वो प्रकृति मानव केंद्रित मानवीय समुदाय बने। उसके अंदर प्रकृति मानव कदरां कीमतां वाला एक मानवीय समुदाय बनाना चाहते हैं, ताकि वो लोग हैं जो लोगों का वो समूह वो समुदाय इस तरीके से एक्ट करे कि वो भी हर चीज़ को प्रकृति और पर्यावरण और मानवीय दृष्टि से देखना शुरू कर दे। जैसे अब तो कोई भी घटना वापरती है ना, तो जो मानवीय समुदाय है वो अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। अगर कोई जातिवाद की घटना घटती है तो वो जातिवाद के एंगल से आता है। अब कोई घटना घटती है वो जो पुराने नजरिए हैं उससे ही एक्ट करता है। और अभी तक लोगों के दिमाग में ये भी है कि जो मुस्लिम समुदाय है ये आक्रमणकारी होता है, ये है वो है, हिस्ट्री के जो कुछ पुराने बातें हैं उसको सोच के अभी भी वो तर्कसंगत नहीं बना। अभी तक भी हमारे समुदाय में ये बात नहीं गई कि राज्यों जो राज करने वाले लोग थे उस समय के फ्यूडल थे, उनकी लड़ाई थी, वो मतलब समुदायों की लड़ाई नहीं थी, चाहे किसी धर्म की लड़ाई नहीं थी। इसलिए हमने एक ऐसा मानवीय समुदाय बनाना है जो तर्कसंगत बने और वो प्रकृति मानव केंद्रित दृष्टि वाला बने। ये जहाँ तक हमारा पहुँचना है ये जन जागृति से शुरू करके। दूसरा, विशेष तौर पर लोगों में प्रकृति मानव केंद्रित क्रियाकर्म की धारणा को लोकप्रिय बनाया जाए, जिससे लोग सही व गलत का फर्क करने के योग्य बन जाएं। ये काम है हमारा कि जब तक लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता चलेगा तो राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसके बारे में वो अपना नज़रिया सही से बना नहीं सकेंगे। इसलिए वो अपना नज़रिया सही से बनाए, उसके लिए प्रोग्राम उनको मदद करेगा। तीसरा, आमतौर पर उन उसूलों पर चला जाए ताकि हम जो भी करें वह हमें लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाए। हमें इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है कि हम कुछ भी करें, हम पानी भी पिएं, हम खाना भी खाएं, हम किसी से बात भी करें, वो हमारा खाने का, पानी पीने का, बात करने का सलीका भी कम से कम ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाए, कि वो हमारे को भी तर्कसंगत बनाए और सामने वाले को भी तर्कसंगत बनाने की वो हमारा वो एक्शन भी उसको प्रभावित करे कि बाकी कोई बात है लक्ष्य की प्राप्ति तक लेकर जाने, व्यवस्था परिवर्तन की ओर लक्ष्य ये है। चौथा, जनता में आशावाद की भावना को विकसित किया जाए, इस भावना को उस स्तर तक बढ़ाया जाए जिससे लोगों में यह आत्मविश्वास बढ़े कि वे मौजूदा गैर टिकाऊ विश्व को बदल सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। देखो, आशावाद और निराशावाद दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। मतलब जैसे धूप और छांव की बात है, ऐसी
आशावाद भी और निराशावाद भी साथ साथ चलते हैं, ये हर आदमी में भी साथ साथ चलते हैं। लेकिन हमें आशावाद की भावना जगाने का मतलब ये होता है कि कुछ हो सकता है, कुछ बन सकता है अगर हम सारे प्रयास करें तो। कई बार मतलब हमें ये मतलब हमारे अंदर से ये बात ज़्यादा चली जाती है कि ये तो ख़त्म ही होने वाला है सारा कुछ। हाँ, जे कुछ किया ना तो हो ही जाएगा, जब ऐसे ही चलता रहा तो ख़त्म ही होएगा और क्या होएगा। इसलिए इसको बदलने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, और उससे लोगों में ये कहा जा सकता है कि ऐसी बात नहीं है कि कुछ बदल नहीं सकता। पहले हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ भी लोगों ने बहुत कुछ बदला है। अब इस निज़ाम को भी, इस कारपोरेट कैपिटलिज्म के निज़ाम को भी बदला जा सकता है। उसके लिए हमें सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। वो प्रयास जैसे जैसे हम करेंगे तो वो ज़रूर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करेंगे और लोगों में वो मतलब आशावाद की भावना भी पैदा करेंगे। हमारे एक कामरेड होता था पहले CPML का, अब तो वो बेचारा नहीं रहा क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। वो कहता था, एक कहना झूठ दो किस्म के होते हैं, मेरे उसकी बात याद आ रही है कि एक झूठ होता है नेगेटिव, एक प्रोग्रेसिव झूठ भी होता है। झूठ को भी वो प्रोग्रेसिव झूठ, वो कहता है ऐसे झूठ बोलो प्रोग्रेसिव जा ताकि आदमी को ये लगे ठीक है बात। इसलिए निराशावाद और आशावाद को आप प्रोग्रेसिवली ये कहें ना कि चलो ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम एनालिसिस करना लग जाते हैं, यार कुछ भी नहीं निकला यार, ये तो एक हम ऐसे एनालिसिस करेंगे यार इतना हो गया, आइंदा हम ऐसे करेंगे। जो लोग देखो प्रैक्टिकली जो आदमी जिंदा है ना, जैसे फार्मर क्या कर रहा है, उस पर इतना डेप्ट है, इतना कर्जा है, इतनी प्रॉब्लम है, पर वो आशावाद नहीं छोड़ता। वो कहता है यार 2 एकड़ और ठेके पे ले लेते हैं, इस बार सारे फट्टे चक देंगे, सारा काम हो जाएगा। वो उससे कर्जा और बढ़ जाता है, पर फिर वो अगले साल फिर ट्राई करता है। मतलब वो ट्राई अगेन वाला काम है उसका। पर हम ऐसी भी ट्राई करेंगे ना कि कुछ ना कुछ हम जब एनालिसिस भी करें उसमें से नेगेटिव मत निकालो, उसमें से जितना किया है उसको आधार बनाते हो, उसको आगे कैसे ठीक करना है उसको आधार बनाते हो वो करने की ट्राई करें। इसलिए ये 4 काम हमारे हैं व्यवस्था परिवर्तन के काम आने के लिए। ये मेन हमारी, अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन करना है तो ये 4 काम हमने करने हैं। इसमें एक ही बात बाबा जो ऐड करते हैं कि ये मेन टास्क है, मेन टास्क। और कैसा मानवीय भाईचारा जो हर मसले पे पर्यावरण और मानवीय दृष्टि से मतलब किस चीज़ों को देखने का प्रयास करे। मेन टास्क से हट के कुछ नहीं। नेक्स्ट है इसका जथेबंद का ढांचा, वो 7 स्तरीय। इसमें मेन पॉइंट ये है कि मतलब इसमें सदस्य को भी एक यूनिट माना गया है। मेरा ख्याल मेरे को कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अभी तक नहीं मिली जिसको सदस्य भी जिसका वो यूनिट हो। इसका सदस्य भी यूनिट है और वो कोई भी इसके कार्यक्रम संगठन शैली व नियमों को स्वीकार करता है वह इसका सदस्य बन सकता है। जहां वंचित, गरीब, बेरोजगार, नेक और समझदार लोगों को सदस्य बनाने की आवश्यकता है। बाकी आगे आ गया गांव, शहर, वार्ड, पंचायत सत्र की इकाइयाँ, तहसील सत्र या ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय सत्र की इकाइयाँ गठित करना। मतलब ये 7 किस्म के 7 टायर का वो सिस्टम है कि एक सदस्य से लेकर नेशनल यूनिट तक के ये 7 स्टेप ने जिहड़े आपां ने वो उन पे लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। और
प्रत्येक जो इकाई है उसके पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, 4 उसके, चाहे वो मतलब जो बेसिक यूनिट गांव का हो, चाहे वो ऑल इंडिया का हो, उसके ये 4 ही होंगे। आगे इसका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा है, इसकी संगठनात्मक शैली कैसी होगी। कुर्सी पर है। उसके ये सिद्धांत होंगे, उसमें है कौन कौन से सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ा जाए, इसके विपरीत व्यवहार को सिद्धांत से जोड़ा जाए। मतलब जो भी हम सिद्धांत का मतलब है, जो भी हम कहते हैं उसको जो भी हम करते हैं उसके साथ जोड़ा जाए, जिसका मोटा मोटी मतलब ये भी निकलता है कि कहनी और करनी में हम सुमेल करने की संभव कोशिश करें। दूसरा है साधनों को साध्य से जोड़ा जाए और इसके विपरीत साध्य को साधनों से जोड़ा जाए। जो भी साडा लक्ष्य उसके लिए जो भी असी साधन बना रहे हैं ਉਹਦੇ मुताबिक होने चाहिए ने। अगर लक्ष्य पवित्र है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके जो साधे हैं वो अपवित्र हो जाए। जैसे हमारे समाज में चलता ना, कई बार जंग में या लव प्यार में सब जायजा, ये ऐसा नहीं मानता। इस आंदोलन का ये मानना है, इस मूवमेंट का ये मानना है कि जैसा आपका लक्ष्य है वैसे ही आपको साधन अपनाने पड़ेंगे, और जितना पवित्र आपका लक्ष्य है उतने पवित्र ही आपके साधन होने चाहिए। और वो पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से ही काम अगर करेंगे और उस तरीके से करेंगे तो इसलिए तरीकाकार भी हम कोई फौल नहीं खेलेंगे। फॉर एग्जाम्पल साधन और साध्य जोड़ने का एग्जाम्पल ये होता है ना, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा लक्ष्य तो बड़ा पवित्र है कि हम ये करेंगे, लेकिन फिर हम वो तरीके कोई गलत ऐसे अपना लेते हैं जो मॉरली जायज नहीं होते। जैसे हम कह रहे हैं ना कि हमने प्राकृतिक खेती करनी है और प्राकृतिक खेती करें हम, और बाद में उसी में हम गलती से या चोरी से या इधर उधर भी कई लोग करते हैं ना कि हम हाँ जी हमारा जैव का प्रोडक्ट, लेकिन वो डाल देते हैं कुछ और उसमें। मतलब अगर आपने प्राकृतिक खेती करनी है तो प्राकृतिक तरीके से ही करो ना। ये थोड़ी है कि प्राकृतिक खेती का नाम दे दो और उसमें आप साधन कोई और यूज करते रहो, कि चोरी से थोड़ी सी स्प्रे इधर उधर की भी डाल दो, एड़ा पता चलेगा। इसलिए ये बातें चुनाव में जैसे पैसा खर्च करके एक बार जीत जाओ फिर हाँ नहीं, हाँ जिसमें इलेक्शन में होता है ना, देखो इलेक्शन में इसका बहुत क्लियर कट होता है कि जीतने के लिए लोग शराब तक बांटते हैं, नशा तक बांटते हैं, जीतने के लिए लोग तरह तरह के प्रलोभन दे देते हैं। हमने भी किसी टाइम इलेक्शन लड़के देखी है, हमारे तो इतना स्ट्रिक्ट था काम उस समय भी कि हम तो 4 पहिया व्हीकल भी यूज नहीं करेंगे। ये भी हमने एक बार ये ट्राई की थी कि सिवाय ट्रैक्टर के कोई 4 पहिया व्हीकल नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो चीज़ लोगों के वो उसमें ही नहीं है, अपना रोज़मर्रा लोगों की समर्था में ही नहीं है। जो आम लोगों की समर्था में है वो ही हम साधन यूज करेंगे। और इसलिए हम ना कोई नशा, ना कोई इधर उधर का, जहाँ कोई गलत उनको कहेंगे कि अगर हम सत्ता में आ गए तो आपको ये बना देंगे, ये भी नहीं कहेंगे।
हम तो यही करेंगे ना कि अगर हमारा ग्रुप भी मतलब जो हमारे साथी भी अगर किसी पॉलिटिकल फोरम पे आ जाते हैं तो वो यही काम करेंगे जो आप कर रहे हैं। यही एजेंडा वो विधानसभा में पार्लियामेंट में परसू करेंगे जो हम आपके सामने अब खड़े कर रहे हैं। इसलिए साधन और साध्य को अगर आप इलेक्शन में देखो ना कि कहने यार एक बार जीतो तो सही फिर ठीक कर लेंगे। और हमारे सामने अब मन्नाराम जी क्राइसिस पंजाब में ये आ गया है कि जितने भी हमारे यहाँ किसान यूनियन है ना और जितने भी उनके लीडर हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के जैसा ही उनका वो मतलब व्यवहार हो गया है। उतनी महंगी गाड़ी, मतलब हम तो अभी भी बस में सफ़र करने वाले हैं ना उतनी महंगी गाड़ी, उतना टंडक मंडक उनके पास, कमाल ही है। जाने मतलब आप इमेजिन, मतलब मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता कि यार ये वो ही कमाए, क्योंकि हमारे तो वो साथ रहे हैं ना सारे। मतलब हमारी पहली मूवमेंट सी पंजाब में जो हमारे ग्रुप ने लड़ी सी ट्राइडेंट के खिलाफ। एक ट्राइडेंट ग्रुप एक है ना फैक्ट्री है, वो उन्होंने एयर पोल्यूशन भी किया था और उन्होंने ज़मीन भी ली थी। मतलब हमारे एक ग्रुप का एक लीडर हमारे घराव में एक बार वो गिर गया, हमने घराव किया हुआ था, वो गिर गया। हमने उसको बोला यार आप आए हैं, उगराहा था कि उगराहा आप आए हैं यार आप बोलो ना, कुछ तो बोल दो यार। हमें ये था कि ये हमारा समर्थन ही कर दे जाते जाते भी यार हम भी। वो कहता यार मैं नहीं बोल सकता क्योंकि हमारी तो अभी इस पे कोई चर्चा ही नहीं हुई कि अगर ऐसे ज़मीन अधिग्रहण होती है किसी प्राइवेट अदारे के लिए, उसके लिए अभी हमने नीति नहीं कोई बढ़ाई, हमने सोचा नहीं इस पर। फिर हमने कहा ठीक है। और फिर बाद में जब हम वो उस स्ट्रगल को मतलब हम हार गए तो इन्होंने कहा कि यार अब आप हमारे पीछे लगो, हम आपको दिला देंगे और रेट दिला देंगे। और रेट के लिए फिर उस समय से इनके पास इतना पैसा आया, वो कैसे आया कैसे नहीं आया मैं नहीं कह सकता, कि जितने स्टेट कमेटी के लीडर थे सबको कारें मिल गई और जितने ब्लॉक कमेटी के लीडर थे सबको मोटरसाइकिलें मिल गई। उस समय मोबाइल किसी थोड़े थे, किसी किसी के पास था, इनके पास सबके पास मोबाइल आ गया। और अब ये जो हुआ है अपना किसान आंदोलन, ट्रांसपोर्ट उसके बाद तो यार किसान यूनियनों के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी बसें, इतनी गाड़ियां अपनी खुद की, इतने मतलब हम तो अभी भी ये मतलब किराए पे लेते हैं माइक, उनके पास पता ही नहीं कितने क माइक हैं, कितने क वो ये सारे साधन हैं उनके खुद के हैं। टेंट भी शायद ग्राहक के पास अपना है, पक्के टेंट ने, टेंट भी अपना है आपके पास, और इतने परमानेंट, लाखों लोगों और इतने बर्तन हैं कि किसी भी मतलब धरने प्रदर्शन में उनको कोई बर्तन किराए पे लेने की जरूरत नहीं है, उनके खुद के हैं सबके। लाखों लोगों। और एक यूनियन तो हमारे एक ऐसी टूट गई कि उसके लीडर ने वो केड़ी गाड़ी ली, इनोवा है इनोवा ना जी, इनोवा अनोवा नहीं यार, फॉर्च्यूनर शायद, हाँ अनोवा बेच के उसने फॉर्चून गाड़ी ले ली। फॉर्च्यूनर गाड़ी ले नौ लेना जरूरी है। फॉर्चून गड्डी ली ना बूटा बुर्ज गिल ने, रिकॉर्ड हो रहा है यार, इसको कट देंगे तो क्या। बात तो सही है ना कि फॉर्चून गड्डी ली, उसी वजह से तो उसकी उनकी यूनियन दे दो टुकड़े हो गए। अब देखो कि हम एक प्रोग्राम में बैठे थे साध्य को जोड़ने, हाँ मैं साधन साध्य को जोड़ने की बात करता हूँ। हम एक कॉन्फ्रेंस में बैठे, बूटा बुर्ज गिल जेड़े ने फॉर्चून ते चलता है वो, जो इसको बंद कर दे यार थोड़ा सा, वो हम इकट्ठे, और वो पॉलिटिकल पार्टियों से कम नहीं है।
बिल्कुल ही ओसी डिटो कॉपी हो गई है। इसलिए यही कारण है कि 32 यूनियन से अब 64 से ज़्यादा बन गई ना, अब तो 100 बन गई यार पंजाब में। कोई भी प्रधान बन जाता है, उसमें 10 बंदे जोड़ो, प्रधान बनो, ठीक है, सब कुछ मिलता है। फिर हम उनसे पुराने हैं, हम नहीं उतनी तरक्की कर पाए। हमारे पास तो एक भी गाड़ी नहीं पंजाब में, ना ही हमने कभी सोचा है कि हमने गाड़ी बनानी है। चलो जी आगे बढ़ो जी। इसलिए साधन और साध्य का जो इशू है ना, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। ये आदमी को बर्बाद कर देता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी बर्बाद कर देता है। अगर उसके साधन और साध्य अलग अलग हो गए तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ठीक है मन्नाराम जी, चले ना आगे। अब तो खूब हो गया ना काम। उदाहरण खूब हो गई। नेक्स्ट है, सचेत रहकर अपने अहम को प्रति प्रबंधित किया जाए, जिससे हर जगह शालीनता पूर्ण व्यवहार हो। मतलब ये तो वैसे अपने बड़ा है तो है नहीं, वैसे ट्राई करो सारे कि हम अपनी ईगो को मैनेज करें ताकि व्यवहार हमारा और ज़्यादा अच्छा बने। हर परिस्थिति में न्याय संगत रहा जाए। इसको भी एक्सप्लेन करो। ये कह रहे हैं हर पॉइंट एक्सप्लेन करने हम को प्रबंधित करने को एक्सप्लेन करो। प्रबंधित करने को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि जैसे मैं अब बोल रहा हूं, कोई बहुत ही रूढ़ तरीके से मेरे पे वो अटैक करे, क्या मैं उसका प्रतिकर्म उसी रूढ़ तरीके से करूं, या थोड़ा क्योंकि मेरे ईगो को हर्ट हुई तो मेरी ईगो हर्ट हुई, तो क्या मैं मतलब उसको ठीक तरीके से प्रतिबद्ध कर सकता हूं अपने आप को कि फिर क्यों हो गया यार, मैं भी एक आदमी हूं जरा। एक तो देखो मैं ये कहा कि यार मैं तो बड़ा लीडर हूं और मेरे को ये कौन आए ये कहने वाला है, काम वर्कर मेरे को ये बात कैसे कह सकता है। एक मैं ये सोचूं कि यार ठीक है, मेरी जिम्मेवारी चाहे बड़ी है लेकिन है तो मैं भी एक आम इंसान ही हूं ना, उसी जैसे ही हूं। तो मेरे को भी अगर ये कह दिया तो क्या है, तो मैं अपने आप को मतलब उसको भावनात्मक रूप में लेने की बजाय या उसको ईगो हर्ट होगी इस तरीके से लेने की बजाय मैं ठीक तरीके से एक्ट करूं। जे प्रोग्राम मेरे से जे मांगता है, इसका मतलब मोटा मोटी मेरे को यही लग रहा है कि अगर हम इस तरीके से अपने अहम को, कई बार डिबेट में हम एक दूसरे पर वो आ जाते हैं ना, थोड़ा पहले डिबेट गर्म होती है उसके बाद एक दूसरे पे वो हम कोई ना कोई इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देते हैं। वो इसका मतलब ये है कि हम अपने अहम को ठीक तरीके से मैनेज ही नहीं कर रहे। हाँ, रिजल्ट के तौर पर जहाँ बैठे हुआ वहाँ सारणी आ जाए ना, शालीनता पूर्ण व्यवहार, मतलब जो भी क्रिया प्रतिक्रिया। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है सवाल, वो है हर परिस्थिति में न्याय संगत रहा जाए। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे बच्चे पे कोई इल्जाम लगता है, मैं क्या उस स्थिति में न्याय संगत रह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं हाँ भी ठीक है यार इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कि जहां मैं अपने बच्चे की साइड लूंगा कि नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे भाई पे कोई बात आ गई, हमारी फैमिली के पे कोई बात आ गई और वो बात मेरे को भी लग रही है कि यार गलत है, क्या मैं उस परिस्थिति में भी न्याय संगत रह सकता हूं? जदों के लोग कह रहे हैं कि तू नहीं रहना यार, तू फैमिली नाल खड़ना। पब्लिक का प्रेशर ये है, मेरे पे आया है खुद। मेरे भाई की नूह की डेथ हुई और हमें पता चला था कि इनकी गलती से हुई है, हमारी फैमिली की गलती से हुई है, वो लड़की हमारे परिवार से चली गई। तो मैं नहीं गया और सब मेरे पास आस पड़ोस वाले यार तू तो सियाना है यार, वो तो जैसे है तेरे को अब उन पे एक पर्चा हो गया, मदद करनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ही नहीं करूँगा। और मेरे पे प्रेशर आया, खूब आया, गांव का आया
आस पड़ोस का आया, हमारे रिश्तेदार मेरे आने, मेरी एक सिस्टर मेरे आने हट गई, वो अब तक नहीं मेरे घर आती। उसका मतलब ये है कि क्या हम अगर रियल में हमारे साथ कोई ऐसी बात होती है, हम न्यायपूर्ण रह सकते हैं, हम मतलब कि मतलब हर परिस्थिति में न्यायसंगत रह सकते हैं, ये कोई सौखा काम नहीं है। इससे रिश्ते भी इधर उधर हो जाते हैं। पर हमारा प्रोग्राम कह रहा है अभी, अगर मतलब हमें रहना चाहिए, फिर ही एक स्टेज के बाद फिर पता चलता है ना लोगों को। तो अब कई मेरे को कहने लगे, यार तेरी ठीक ही सी बात है, यार हम तेरे पे ऐसे ही करते रहेंगे, तू ठीक था। मैं उस लड़की के परिवार वालों के साथ हमदर्दी करने गया, उस लड़की के परिवार वालों ने उसका भोग डाला, मैं उसके भोग पे गया, पूरा परिवार गया, गुरमीत भी मेरे साथ गई। अब लोग कहना शुरू कर गए, ठीक है तेरे वाली ज़्यादा ठीक थी। और मैं कह देता हूँ कि कई बार भी यार मेरे वाली करनी कितनी कौखी बात है, ये तो कोई भी कर लो। वो कहते नहीं, ये नहीं होती। इसलिए ये जो बातें हैं ना, इसको चाहे इसमें शब्द 5 ही हैं कि हर परिस्थिति में न्यायसंगत रहा जाए, लेकिन ये काम बहुत टेढ़ा है। ये पढ़ तो लेते हैं अपन पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन और वर्ड भी 5 ही हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा पैरा भी नहीं लिखा हुआ। पर इस पे खड़ना बड़ा परिस्थिति में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये मैं ही जो गुड़िया का वो डाइवर्स हो गया, मेरी बच्ची का, सभी प्रकार की सभी किस्म की गतिविधियों में लोकतांत्रिक शैली अपनाई जाए। कोई भी हम सरगर्मी करनी है, उसमें हम डेमोक्रेटिक वो जो हमारा जो शैली है, हमारा स्टाइल है, डेमोक्रेटिक स्टाइल। कोई भी बात करनी है सबसे, जैसे कहते हैं ना, मशवरा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो करने की ट्राई करनी चाहिए। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या होती है इसको डिफाइन करो। लोकतांत्रिक शैली का क्या? लोकतांत्रिक शैली का मतलब है भाई जितनी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ना, उसको सामने रखा जाए। कि कोई बात करनी है, मतलब इवन आपने फैमिली में भी करनी है ना, तो एक तो आपके पास राइट है कि आप मुखी हो फैमिली के, कि आप कोई भी डिसीजन दे दो कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। एक लोकतांत्रिक शैली ये है कि यार आप बच्चों को शामिल करो, बीवी को शामिल करो और कहो यार ये है, बोलो क्या करना है। अगर सर लोकतांत्रिक शैली हमारे सिद्धांतों के विपरीत चली जाए, लोगों का राय मशविरा हो जाए, तो क्या करें? वो लोकतांत्रिक है ही, 4 लोग हैं। यही होता है ना कि अगर हमने हाउस में मान लो इन जनरल ज़्यादा एक बात यही आती है ना कि लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा फॉल्ट जो लोग गिनते हैं, वो गिनते हैं कि यार भीड़ ज़्यादातर गलती होती है, ठीक तो थोड़े लोग ही होते हैं। लेकिन जो थोड़े लोग हैं ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी जोड़ लो, डेमोक्रेसी उस समय तक तो उसकी मननी पड़ेगी, भीड़ की मनो, फिर ठीक है, उसमें क्या है। और वो प्रैक्टिस आपके सामने ला देगी। वो जो 3 वाले हैं और हम 1 वाले हैं, और 3 वाले की मान के देख लो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस देख लो, फिर 3 को भी मानना पड़ेगा भी यार बात तो तेरी ठीक सी। जैसे मैंने आपको पहले बोला ना, पहले जो मेरे पे प्रेशर डालते थे, अब वो ही मेरे को क्यों कहने लगे कि यार तेरे वाली बात ठीक है, तू ठीक रहा। हमें समझ ही नहीं लगी उस समय यार। देखो घर में भी अपन क्या करते, 1 मिनट जी, चलो एक उसमें कोई भी जो मतलब ये डेमोक्रेटिक शैली का मतलब भी ये होता है कि जितने लोग उस मामले में इन्वॉल्व हैं, अगर आप उनको शामिल कर लेंगे ना, तो एक तो उसमें ये हो जाता है, फायदा ये हो जाता है कि जिम्मेवारी सबकी बन जाती है। अगर आप कोई ऑर्डर दे देते हो फैमिली में या कमेटी में ऑर्डर दे देते हो, एज ए प्रधान, एज ए सेक्रेटरी, कैसे करना है, फिर ठीक है, फिर जिम्मेवारी भी आपकी भी आएगी ना, उसका जो
खमियाजा पड़ेगा। फिर उसमें हमारे अंदर ही बात आ जाएगी कि यार तुम ऑर्डर किया, हमने तो तेरी मान ली। और डेमोक्रेटिक शैली ये भी कहती है कि हम आपकी ना माने, कि यार तू ऑर्डर दे दिया, हम नहीं मानेंगे। ये है डेमोक्रेटिक शैली कि हम ऑर्डर नहीं मानेंगे, हमारे को तेरी बात जची नहीं रही, कैसे कर देंगे। ये कमेटी में होना चाहिए, ये हमारी मूवमेंट में होना चाहिए ऐसा। दोबारा बोलना। अच्छा, जो मैं आगे कह रहा था कि सभी प्रकार की गतिविधियों में शांतिपूर्ण तरीके लागू करने के सिद्धांत को अपनाया जाए, विवादों को बातचीत और विचार विमर्श के तरीके से सुलझाया जाए। नहीं, मनीराम जी ने सवाल किया, यूं ही कहा ना कि ये भी डेमोक्रेसी है, मैं तेरे ऑर्डर नहीं मानता हूँ, वो क्या इसको कि कोई एक ऑर्डर देता है 5 आदमियों के लिए कि ऐसे करना है, तो वो 5 रिफ्यूज कर सकते हैं अगर उनको नहीं जचती। ये डेमोक्रेटिक शैली है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर हम वो सारे मिलके डिसीजन कर लेना, बजाय एक हेड होने के नाते मिलके कोई भी डिसीजन कर ले तो वो ठीक रहेगा। मैं एक बात बोलूं क्या? डिसीजन के मामले में जैसा अभी लोकतंत्र, अगर हम सब ये सारे पढ़ के जोड़ लेंगे ना, इसमें सारी बात यही निकल के आ जाएगी। और अगला देखो ना कि सभी प्रकार की गतिविधियों में शांतिपूर्ण तरीके लागू करने के सिद्धांत को बनाया जाए, विवादों को बातचीत और विचार विमर्श के तरीके से सुलझाया जाए। पिछले दिन ही हमारे ग्रुप में एक बात आई थी कि यार हमें भी कुछ स्कैड स्कूल तो बनाने ही पड़ेंगे, कि कोई हमारे पे खेजड़ी आंदोलन में अटैक हो गया, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। देखो, ये तो कह रहे हैं कि सभी गतिविधियों में शांतिपूर्ण तरीके लागू करने के सिद्धांत को अपनाया जाए, विवादों को बातचीत और विचार विमर्श के तरीके से सुलझाया जाए, निर्णय लेने के मुख्य तरीके आम सहमति का रखा जाए। मुख्य तरीका हमारा जनरल कंसेंस का होना चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी संगठनात्मक इकाइयों का चुनाव किया जाए, हर वर्ष चुनाव कराए जाएं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर एक बार से अधिक नहीं रह सकता। और ये मतलब इस मूवमेंट में ही आपको मिलेगा, मेरा ख्याल है, और छेती मिलता नहीं कहीं, कि ऑब्सवियर कैसे बदलने हैं, ताकि मतलब जब हम कहते हैं ना कि हमने जो अधिनायकवाद को तोड़ना है, वो कारपोरेट के नहीं तोड़ना, हमारे अंदर भी ना आए, इसको भी पहले ही तोड़ने की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। ये नहीं तो ये है कि एक आदमी एक बार बन गया, मुड़ के वो उतरते ही नहीं यार। इसमें बीकानेर और मास मूवमेंट में तो खास कर बदलाव किया था है? बीकानेर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2012 में, उसमें एक बदलाव किया था कि हर वर्ष चुनाव के बजाय अपना 2 वर्ष का कर दिया था। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो टाइम पीरियड तो इधर उधर हो सकता है। बात ये है कि एक तो चुनाव रेगुलर कराना, एक बात, दूसरा ऑब्सवियर बदलना, ये जरूरी है। जैसे तुसी देखो ना, हमारे वो राज्यपाल हैं, लीडर हैं हमारे किसान यूनियन के, वो जब लीडर बन गया अब तक वो प्रधान ही है, वो अब मरने वाला है। मतलब बड़ा टाइम नहीं निकालेगा वो। नहीं, वो उसकी परिस्थिति ऐसी होगी ना, वो वीक बहुत हो गया। कैंसर हो रहा है। हाँ, इसलिए वो जब यार मरने तक की प्रधानगी नहीं छोड़नी, तो फिर हम लोगों को कैसी डेमोक्रेसी दे सकते हैं जब हमारे अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए ये जो विचार है ना, ये हमारे अंदर के भी हैं कि हमारे अंदर हमने कैसे करना है और लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना। एक देखो आगे है, सभी सत्रों पर स्वतंत्र और खुलकर बहस की जाए। किसी भी सत्र पर, लोअर से लेकर ऊपर तक
और हमारे ग्रुप में भी अभी तक ये है कि अगर कोई विचारों में इधर उधर बात होगी ना, कि मैंने कुछ कह दिया, सजन जी ने कुछ कह दिया, यार ये तो ग्रुप बन गया यार, सुखदेव और कह रहा है, सजन और कह रहा है, इसका मतलब तो फिर खुलकर बहस कराने का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। अगर मैं ये सोच के बोलूं कि यार मेरा इंप्रेशन ये ना चला जाए कि सजन कुछ और बोल रहा है, सुखदेव कुछ और बोल रहा है, ये तो गुटबंदी होगी। मैं अपने इस पे वो जो वेबिनार चलता है उसमें कई बार मैं देखता हूं कि मैंने कुछ बोल दिया, सजन जी ने कुछ बोल दिया, हमने एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत बोल दिया, उस पे भी वो पतंग उड़ाई जाते हैं, मेरे वाले पे भी पतंग उड़ा देते हैं। पता नहीं तो मेरे को भाई वो उड़ाना नहीं आता, उनको उड़ाना आता है, उनको ये होता है कि यार ये उड़ाते रहना चाहिए। जब कब कोई पता तो चले ना कि किस बात पे आप वो क्लिपिंग कर रहे हो, वो पतंग से उड़ा रहे हो, कोई तो तोप ही चला रहे हैं यार, वो हमारी अप्रोच ही नहीं, वहां से वो तोप ही चल रही है। इसलिए मतलब ये बातें फिर आदमी को रोक देती है कि यार खुल के बहस नहीं करनी, फिर रहने दो यार। फिर इसमें ये है कि व्यक्तिगत एलिगेशन नहीं होने चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, बात अप्रोच के सवाल पे। व्यक्तिगत तो मैं सजन जी को क्या कह सकता हूँ और सजन जी मेरे को क्या कह सकते हैं। बात कह रहा हूँ मैं, नहीं, वो बात नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं है। बात तो है कि हम खुल के बहस करने के लिए भी, वो तो बहस ही होती है ज्यादातर। तो मैं ये कह रहा था, कोई डिस्कशन जब होता है तो लॉजिक पे होना चाहिए। दोनों ही राइट हैं या दोनों ही रॉन्ग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यार, इस पे तो दिमाग ही नहीं लगाना। जबकि दिमाग इस बात पे लगाना चाहिए कि लॉजिकली ये बात ठीक है या लॉजिकली बी बात ठीक है, या लॉजिकली ए बात कंडेम करने वाली है या लॉजिकली बी बात कंडेम करने वाली है। मतलब हमने तो सुन के उस पे उसको राइट और रॉन्ग के एंगल से देखना है ना, वो नहीं देखते। मेरे को महसूस होता है जे इस करके, मतलब हमारे ग्रुप को कम से कम ऐसा, चलो जो तो हमारे साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ वो भी वेबिनार में जुड़ जाते हैं कुछ लोग ऐसे, वो तो एक अलग बात है। पर हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं और लंबे समय से इसमें वो एक्टिव भी हैं, उनको तो ये होना चाहिए ना कि वो उसको उसमें ठीक और गलत निकालने की ट्राई करें, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, इसकी बजाय आम दिशा तय करने व उसे लागू करने के सभी सदस्यों को शामिल करना सुनिश्चित किया जाए। ये मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन शैली थी उसके बारे में है। और 11 पॉइंट एक साथ चलते हैं, कह रहा हूँ ये 11 एक साथ ही चलते हैं शैली के। हाँ, वैसे तो ये अगर सारे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं ये, लेकिन समझाने के लिए इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा गया है। ठीक है। ये